फिरोज जी, मैं आपके पास आता हूं। आज मेरी पूरी चर्चा इन्हीं दो सीटों के इर्द गिर्द रहेगी। पहले मैं अमेठी से शुरू करता हूं। आज अमेठी में एक पूरा हाई पॉलिटिकल मतलब शो हुआ दोनों ओर से। आपको क्या लगता है कि क्या अब बीजेपी उस तरीके से खड़ी है वहां पर कि वो 1977 वाली बात दोहरा पाए? अमेठी और रायबरेली 1977 एक ऐसा चुनाव था जिसमें दोनों एक साथ जीत ली गई थी। इसके अलावा अभी तक वहां ऐसा नहीं हुआ। पहले बात आप अमेठी पे बताइए कि कितना केएल शर्मा लड़ पा रहे हैं वहां आपके हिसाब से, आपकी जानकारी के हिसाब से, और स्मृति ईरानी एज पे हैं अभी भी, जो 10 साल से मोदी सरकार चल रही है देश में, और जो 7 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार है। उसके नाम पर ही है या लोग अब समझ रहे हैं कि जब स्मृति ईरानी आई हैं उन्होंने 5 साल में कुछ बदला है? देखिए पुष्कर जी, सबसे पहले तो मैं एक तथ्यात्मक गलती हो रही है उसकी तरफ इंगित कर दूं कि सिर्फ 77 में ऐसा नहीं हुआ था, 98 में भी ऐसा हुआ था जब दोनों जी, सीटें भाजपा की। गांधी परिवार जहां तब था जनता नहीं कोई पार्टी के चुनाव में। नाम हाँ पर, ठीक, हाँ 98 में भी और माय मिस्टेक। 77 में भी दोनों में ये हुआ था। अब रही बात कि अमेठी में क्या बदलाव आया है, मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में ज्यादा बात न करके इतना जरूर कहूंगा कि जो रफ्तार थी विकास की, आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। उदाहरण के लिए ट्रिपल आईटी एक खुला था, बहुत ज्यादा अमेठी के लोगों का भला नहीं हो रहा था, लेकिन परोक्ष रूप से कुछ भले थे। उसके बाद अगर बात की जाए संजय गांधी हॉस्पिटल की, सरकारी अस्पतालों की दशा क्या है उत्तर प्रदेश से, ये बताने की आवश्यकता नहीं। वो एक ऐसा अस्पताल था जो आम लोगों को, बड़ी संख्या में मरीजों को कैटर कर रहा था और कुछ सुविधाएं दे रहा था ट्रस्ट की ओर से। एक डॉक्टर की शिकायत होती है, हो सकता है उस डॉक्टर की गलती हो, डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए, इसके भी बचाव का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर की शिकायत पर पूरे अस्पताल को बंद करा दिया जाए, ये क्या अमेठी के जनमानस के साथ भला व्यवहार हुआ था? इन्हीं छोटी छोटी चीजों को अमेठी का जनमानस आज 5 साल बाद फिर से सोचने को मजबूर हुआ है। वरना केएल शर्मा जैसे प्रत्याशी को, जिनको नाम, जब पिछले वार्ता में मैंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को एक झटका सा लगा था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कि ये क्या हुआ, और आज आपके पास भी इनपुट होगा कि वो गंभीरता से लिए जा रहे हैं। तो ये सब हुआ क्यों, इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि स्मृति ईरानी जी बातें बहुत करती रहीं, ग्लैमर की राजनीति करती रहीं, लेकिन जो संवेदना के तंतु थे उनको शायद गहराई से नहीं छू सके। तो आपने कुल मिला के ये माना अमेठी में वो ग्लैमर की राजनीति कर पा रही हैं, और जो आम जनमानस को आपने पाया वहाँ पर, वो ये आप देख रहे हैं कि उसने ब्रेक लगा देखा। मैं गिरीश जी से जाने से पहले अनुपम जी के पास चलूँगा। अनुपम जी, अभी फिरोज जी ने एक बात कही कि जो विकास की स्पीड थी ना 19 से 24 के बीच में रुकी हुई महसूस कर रही है अमेठी की जनता। उन्होंने एक संजय गांधी हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल दिया, हम लोगों ने भी खबर चलाई थी कि किस तरीके से वहाँ पे क्या क्या हुआ। आपकी नज़र में आज
इस पे डिबेट इसलिए भी है क्योंकि पूरा आमूल चूल लगा कि चुनाव पूरा यहाँ रायबरेली और अमेठी में ही जुड़ा है। अमित शाह ने भी कहा कि इन 2 सीटों पर चुनाव जीत लिया जाए तो 400 का आंकड़ा हम छू लेंगे। यही संदेश यहाँ से दे दीजिए। आपको क्या लग रहा है? पहले मैं अमेठी पे चर्चा कर रहा हूँ। मुश्किल भाई ऐसा है कि देखिए, विकास तो खैर हम क्या बोले, एक जो माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी को और विकास को इस तरह देखें कि जो प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं, केंद्र विभाग की जितनी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, टॉयलेट है और मकान है, वही सब वहाँ हो रहा है। अगर लोगों ने शायद उम्मीद की थी कि भाई स्मृति ईरानी को हम लेके आ रहे हैं, स्मृति ईरानी यहाँ पे राजीव गांधी की तरह कोई एक बड़ा फैक्ट्री खुलवा देंगी या वहां पे एम्स ला देंगी, तो इस तरह की चीजें वहां पे नहीं हुई हैं। अगर फिरोज भाई का वो मतलब है तो ये बात सच है। दूसरी बात, आप एक चीज देखें ना कि आम आदमी की एक राज परिवार से जुड़े रहने की एक फीलिंग होती है। मैं अक्सर से प्रतापगढ़ का उदाहरण देखिए, आप प्रतापगढ़ में पिछले 14 चुनावों में 11 बार रजवाड़े जीते। तो अब वो राजा भैया अक्सर कहते हैं मेरे क्षेत्र में केवल 10,000 छत्री हैं, फिर भी मैं जीत रहा हूँ लगातार। क्यों जीत रहे हैं? वो राजा हैं भाई, वो छत्री वोट से नहीं जीत रहे हैं। आप प्रतापगढ़ में घूमिए, वो कहते हैं साहब हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। उसी तरह अमेठी में एक राज परिवार से जुड़े रहने की एक फीलिंग है कि साहब हम प्रधानमंत्री के घर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। पर ये वो दौर था जब गांधी के फैमिली से प्रधानमंत्री आते थे या फिर वो कहीं ना कहीं एकदम सत्ता पे काबिज हुआ करते थे। आज 10 साल से गांधी परिवार और कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक फीलिंग रहती है कि साहब हम इस देश की फर्स्ट फैमिली से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे अगर हमारा हमारा सांसद अगर राहुल गांधी होगा, हमारा सांसद अगर प्रियंका गांधी होंगी, इंदिरा गांधी होंगी, संजय गांधी होंगे या फिर सतीश शर्मा भी होंगे, तो कहीं ना कहीं हम सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े हुए हैं। वो एक थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल फीलिंग है। मैं अमेठी गया हूँ, मैंने देखा वो हमेशा है, हमेशा। ये रायबरेली में भी आपको फीलिंग नजर आएगी। और लेकिन अब ये है कि राहुल गांधी तो वहां से लड़े नहीं, उन्होंने केएल शर्मा को भेज दिया। और केएल शर्मा को भेज दिया, अगर केएल शर्मा जीत जाते हैं तो ये प्रियंका गांधी की जीत होगी जो वहां पे रह के प्रचार कर रही हैं। अगर केएल शर्मा हार जाते हैं तो फिर ये केएल शर्मा की हार होगी। अगर स्मृति ईरानी जीत जाती हैं तो ठीक है, जीत गई। अगर स्मृति ईरानी हार जाती हैं तो भाजपा की हार होगी कांग्रेस के सामने। लेकिन स्मृति ईरानी इसको उस चुनाव को उस तरफ ले भी जा रही है। वो कह रही केएल शर्मा हमारे सामने प्रत्याशी नहीं है, हमारे सामने प्रत्याशी प्रियंका गांधी है। और जो अभी नकवी साहब कह रहे थे कि हाँ, उनपे कहा जा रहा है कि साहब आपने यहाँ पे कोई स्पेशल योजना नहीं है, कोई जैसे एक राजीव गांधी लेके आते थे, जो एक गांधी परिवार वहां पे एक बड़ी बड़ी प्लांट्स लगाता था, ऐसा कुछ नहीं किया आपने। आपने सिर्फ जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनको यहाँ पे जमीन पे जो सब जगह लागू हो रही है, आपके यहाँ भी लागू हो रही है, इसमें खास क्या है? तो ये जो अमेठी में कुछ लोगों को अपने को खास समझने का एक एहसास था, उसको डेफिनेटली धक्का लगा है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि जमीन पे जिस तरह अब जैसे केएल शर्मा है, इसी जमाने में अमेठी का सारा यही देखते थे, लेकिन इनको भी जमाना हो गया, रायबरेली शिफ्ट हुए। ये भी इस जमाने से अभी सोनिया गांधी का देख रहे थे। अब ऐसे में वहां पे एक जो ग्राउंड पे जो बीजेपी का एक नेटवर्क काम करता है और वो एकदम सांसद से लेके पन्ना प्रमुख तक वो चल रहा है। तो मैं अमेठी में तो कम से कम मैं इस समय मैं मान के चलता हूँ कि ठीक है, एक तरफ वो उनकी एक फीलिंग है, एक सेंटिमेंटल फीलिंग है, दूसरी तरफ एक वेल ऑर्गेनाइज नेटवर्क है, एक मजबूत मशीन काम कर रही है भाजपा की। तो मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी को डेफिनेटली वहां एज है। आपने कहा एज है। कुबूल जी, क्या जो एक अनुपम जी ने बात कही कि एक रजवाड़ा वाली फीलिंग आती है, वैसे ही जैसे राजा भैया कुंडा में जीतते रहते हैं कि जबकि वो छत्री वोट नहीं है वहाँ, उसी तरीके कुछ आता है कि हम अगर यहाँ गांधी परिवार को जिता के भेजेंगे अमेठी या रायबरेली में, मैं अभी अमेठी तक हूँ, तो वो लगता है कि सीधे प्रधानमंत्री से। और ये मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या ये दो क्यों प्रियंका गांधी के वर्सेस अपना चुनाव मान रही है स्मृति ईरानी केएल शर्मा के खिलाफ वो नाम लेने से क्यों बच रही हैं? क्या उनको इससे वोटों को अपनी तरफ करने में फायदा है? वरना केएल शर्मा को कहें कि केएल शर्मा ने क्या किया और मैंने क्या किया। और दूसरा, वो
क्यों नहीं अपने कामों पर लड़ रही हैं? वो ये क्यों बता रही मेरी लड़ाई प्रियंका गांधी से है यहां पर? और राहुल ने, एक मिनट, राहुल ने क्या ना लड़के गलती की है और वही एज मिल रही है वहां पर इनको, स्मृति ईरानी को, अगर आपको लग रहा है? पहली चीज तो ये है कि स्मृति ईरानी खासतौर से किशोरी लाल शर्मा के चुनाव लड़ने के बाद से स्मृति ईरानी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि वो किशोरी लाल शर्मा को घेर सके। जैसा कि हम लोगों ने जिस दिन सबसे पहले इन दोनों का कैंडिडेट का नाम आया कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और किशोरी लाल शर्मा जो है अमेठी से, उसी दिन बाद ये बात हो रही थी कि स्मृति ईरानी के सामने अब सबसे बड़ी समस्या है कि अमेठी में जिस चीज को आधार बनाकर वो अपनी राजनीतिक बुलंदी हासिल की है और जिस तरह से अमेठी में वो पिछले चुनाव में और उससे पहले 2014 के और 2019 के चुनाव में वो गांधी परिवार और राहुल गांधी को निशाना साधती रही, उससे उनको जो स्पेस मिलता था, जो उससे कवरेज मिली। और स्मृति ईरानी का जो सबसे बड़ा जो उनकी राजनीति में योगदान माना जाता है वो यही माना जाता है कि 2019 में उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हरा दिया। अमेठी में जीती ये नहीं, राहुल गांधी को हराया, ये इंपॉर्टेंस रहा है। और यही वह, लेकिन इस बार किशोरी लाल शर्मा है, आप उनके ऊपर उनको घेरने के लिए आपके पास मुद्दे क्या है? दरअसल स्मृति ईरानी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसीलिए वो बार बार प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को अपने एजेंडे में ला रही हैं, उस नैरेटिव को सेट कर रही हैं। लेकिन यही दांव जो है कहीं ना कहीं इस बार उल्टा पड़ा, यानी कि गांधी परिवार अमेठी में न होने के बावजूद भी जो सियासी चर्चा है वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, एक चीज। दूसरी चीज यह है कि जिस दिन किशोरी लाल शर्मा जब मैदान में आए थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बहुत तरह की बातें आ रही कि ये स्मृति ईरानी के लिए क्रेस वॉक ओवर है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा और जैसे जैसे वहां की चीजें बदली, वो चुनाव के बाद आज की स्थिति में ये कहना, जैसे कि हम ये नहीं कहेंगे क्यों नाराजगी हुई, क्या चीजें रही हैं, आज की तारीख में अमेठी का चुनाव बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है। जो स्मृति ईरानी जिन लोगों के सहारे पिछले बार के चुनाव में एक मजबूती से लड़ी थी और राहुल गांधी जैसे नेता को हराने में वो कामयाब रही थी, इस बार वैसा उनके साथ समर्थन इस बार के अलग अलग जगह पे मुझे दिखता नहीं है। हम वहाँ तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, तमाम अलग अलग समुदाय के लोगों से हमने बात किया है। जो समीकरण, जो सोशल इंजीनियरिंग स्मृति ईरानी के पक्ष में पिछली बार दिखी थी, वो सोशल इंजीनियरिंग इस बार उनके साथ इतनी मजबूती से नहीं खड़ी। उसके पीछे के कई कारण हैं। पहले ही दरअसल इससे पहले जो जब भी सपा और कांग्रेस का अलायंस, मतलब कांग्रेस वहां पे, सपा जो है 1999 के बाद से अमेठी में चुनाव नहीं लड़ती है और रायबरेली में 2009 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ी, 2009 के चुनाव से नहीं लड़ी है। और वो जो होता था इससे पहले कांग्रेस का जो है मौन समर्थन हुआ, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का मौन समर्थन हुआ करता था। लेकिन पहली बार दोनों दलों के बीच में औपचारिक गठबंधन है और गठबंधन होने के नाते समाजवादी पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, अगर उनके हम आंकड़ों को देखें, उनके आधार को देखें, जैसा कि आज आपका स्लग भी है कि गांधी परिवार के गढ़ में अखिलेश क्या कितनी मददगार साबित होंगे, तो आप समझ लीजिए कि अगर हम अमेठी के वोटों को अगर मिला लें तो अमेठी में पिछली बार जो वोट मिला था वो लगभग जो है आप देखें 3,80,000 के आसपास जो है वो समाजवादी पार्टी को, 3,52,000 समाजवादी पार्टी को वोट मिला था। 4,18,000 के आसपास में विधानसभा का मैं बता रहा हूँ, 2022 के विधानसभा में 4,18,000 जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था और कांग्रेस को वहां 2.25 के आसपास करीब वोट मिला था। अगर इस तरह से हम जोड़ देते हैं दोनों वोटों को, सपा और कांग्रेस को, तो करीब 1,61,000, मतलब जो है कांग्रेस का आधार वहां पे करीब 1,00,000 1,00,000 मतलब बढ़ जा रहा है। और आप रायबरेली में देखें तो 3,80,000 के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था वोट और 4,02,000 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को मिला था, 1,40,000 कुछ वोट जो है कांग्रेस को मिला था। और ऐसे में हम अगर दोनों वोटों को जोड़ते हैं तो वो जोड़ पे 1,61,000 की मार्जिन मुझे दिख रही है। ये तब दिख रहा है, ये एक जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस लड़ने पे। लेकिन इस बार जिस तरह की चीजें राहुल गांधी के रायबरेली आने पे, किशोरी लाल शर्मा के अमेठी जाने के बाद जो स्थिति बदली है,
जो अमेठी की राजनीतिक लड़ाई एक समय ऐसे, एक महीने पहले ऐसे लग रही थी कि अगर गांधी परिवार नहीं उतरा तो स्मृति ईरानी क्लीन स्वीप कर जाएंगी, आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक पंडित भी इस बात को पूरे दमखम के साथ कहने में अमेठी में सक्षम नहीं। एक चीज, दूसरी चीज है कि रायबरेली में जो स्थिति हुई, रायबरेली में राहुल गांधी के चुनाव मैदान में उतरने के बाद जो स्थिति बनी, कांग्रेस के पास न बहुत ज्यादा मजबूत संगठन है, न बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के पास जो तमाम विधायक एमएलसी से सारे चले गए थे। कांग्रेस के पास जो लोग थे रायबरेली में, वो को भवन में बैठे हुए थे, वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, तमाम है, या जो नेता थे उस आधार के नहीं थे। लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद वो तमाम लोग अचानक बहुत तेजी से एक्टिव हुए। एक चीज, और जिस तरह से कांग्रेस ने एक सस्पेंस जो है बना के रखा, वो कि आखिर में कौन लड़ेगा, और जिस दिन राहुल गांधी का नाम घोषित होता है उसके बाद से जो रायबरेली में स्थितियां बनी हैं, उन स्थितियों को आप देखेंगे तो इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं एक तरफ बहुत झुका हुआ नजर आ रहा है, और आखिर और दूसरी तरफ जो है मनोज पांडे आए हैं।